अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ज़ल रहमान रहमानी। आज 1 जुलाई है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। पार्लिमानी कमेटी ने यकसा सिविल कोड के मामले पर स्टेक होल्डर्स की राय जानने के लिए लॉ कमीशन और वजारत कानून के नुमाइंदों को 3 जुलाई को तलब किया है। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने मणिपुर के बिष्णुपुर में राहत कैंपों का दौरा किया और तशद्दुद से मुतासरा लोगों से मुलाकात की। मणिपुर में नस्ली तशद्दुद में कम से कम 120 लोग मारे गए हैं और 400 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत इंटरनेट शटडाउन करने यानी इंटरनेट खिदमात मुअत्तल करने के मामले में दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर है। इससे मुल्क का करोड़ों का नुकसान है। नुकसानात की वजह और इसकी पूरी तफसील आज की दूरबीन में जरूर देखिए। TW की एक खबर के मुताबिक भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया बड़ी हद तक मुल्क के 30 करोड़ दलितों की नुमाइंदगी नहीं करता, लेकिन अब इस तबके के लिए वक्फ एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर दलित सहाफ़ी अपनी कहानियों से इस सूरत हाल को बदल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने महंगाई के मामले पर हुकूमत को घेरते हुए कहा कि आवाम को सिर्फ झूठ परोसकर अच्छे दिनों का धोखा दिया गया है। बेशतर इस्लामी ममालिक ने स्टॉकहोम की एक मस्जिद के बाहर कुरान के औराक नजरियातिश करने के वाक़या पर सख्त तनकीद की है। पाकिस्तान ने स्वीडिश हुकूमत से कहा है कि वो मुआशरे में मजहबी मुनाफरत को बढ़ाने वाले इक़दामात का तदारुक करे। और आज की दूरबीन में देखिएगा, नमक के जर्रे से भी छोटा माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाने वाला हैंडबैग, जिसे एक नीलामी में $63,750 में फरोख्त किया गया। IMF की तरफ से जारी करदा प्रेस रिलीज में बताया गया है कि पाकिस्तान के साथ $3 अरब का स्टाफ लेवल का स्टैंड बाई मुआहदा तय पा गया है। प्रेस रिलीज के मुताबिक IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ से इस मुआहदे की मंजूरी जुलाई के वस्त में दिए जाने का इम्कान है। जापान की जमानत पर आलमी बैंक ने यूक्रेन के लिए कर्ज की मंजूरी दे दी है। यह कर्ज यूक्रेन में रूस के खुसूसी फौजी ऑपरेशन से बेघर होने वाले लोगों की जरूरियात को पूरा करने और इस्लाहात में मदद फराहम करेगा। इंग्लैंड में क्रिकेट में नस्ल परस्ती और तासुब के वाक़यात की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आने के बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। आज़ाद कमीशन बराए मुसावात ने नस्ली और सिनफी तासुब की निशानदेही की है। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फ़िक्र व नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने पार्लियामान के मानसून सेशन में यकसा सिविल कोड बिल लाने की तैयारी कर ली है। लॉ पैनल की जानिब से जारी किए गए हालिया नोटिस पर पार्लियामानी कमेटी ने स्टेक होल्डर्स की राय जानने के लिए लॉ कमीशन और वजारत कानून के नुमाइंदों को 3 जुलाई को तलब किया है। यकसा सिविल कोड पर मुल्क भर में बहस जारी है। दरियासना खबरें आ रही हैं कि मरकजी हुकूमत आइंदा मानसून सेशन में यकसा सिविल कोड का बिल पेश कर सकती है। यकसा सिविल कोड का यह बिल पार्लियामानी कमेटी को भी भेजा जा सकता है। यकसा सिविल कोड के हवाले से अरकान पार्लियामान की राय जानने के लिए पार्लियामानी कमेटी का इजलास 3 जुलाई को तलब कर लिया गया है। कानून और अमला की कायमा कमेटी शेड्यूल के मुताबिक 14 जून 2023 को लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के जारी करदा अवामी नोटिस पर लॉ पैनल वजारत कानून के कानूनी उमूर और कानून साजी के महकमों के नुमाइंदों के ख्यालात सुनेगी। थीम रिव्यू ऑफ पर्सनल लॉस के तहत यकसा सिविल कोड पर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स से आरा तलब की जा रही है। मंगल की शाम तक लॉ पैनल को इसके अवामी नोटिस पर तकरीबन 8.5 लाख जवाबात मौसूल हो चुके हैं। आपको याद दिला दूं कि इससे कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल में अवाम को खिताब करते हुए यकसा सिविल कोड की पुरजोर वकालत की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ख़ानदान के एक फ़र्द के लिए अलग और एक ही घर में दूसरे के लिए अलग कानून कैसे हो सकता है। इस दौरान उन्होंने मुसलमानों को मुखातब करते हुए कहा था कि उन्हें समझना चाहिए कि कौन सी सियासी जमातें उन्हें यकसा सिविल कोड पर उकसाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं अपोजिशन जमातों ने यकसा सिविल कोड पर मोदी के तबसरों पर सख्त नुक्ताचीनी की और यकसा सिविल कोड को इंतखाबी एजेंडा करार दिया। उधर उलमा इकराम व मुस्लिम दानिशवरान का भी कहना है कि यकसा सिविल कोड दस्तूर मुखालिफ और आपसी हम आहंगी को मुतासिर करने वाला है। भारतीय दस्तूर या कानून एक मुआहदा है जिस पर सबों का कायम रहना जरूरी है।
आर्टिकल 44 के बारे में वाज़े तौर पर दस्तूर में कह दिया गया है कि यह नाफिज नहीं किया जाएगा, यह महज तसव्वुर में है। इसमें यह भी लिखा गया है कि मुल्क का हर शहरी बराबर कमाएगा, लिहाजा हर आदमी की आमदनी और तनख्वाह यकसा होगी। माहिरीन का कहना है कि यकसा सिविल कोड का मतलब सिर्फ यह है कि मसलन एक घर में 4 बच्चे मुख्तलिफ उम्र और कद कामत के हैं, लेकिन उन चारों को एक ही साइज का, एक ही रंग का और कुछ कपड़े जो लड़कियों के लिए हैं वो लड़कों को और लड़कों के लड़कियों को पहनाने के लिए मजबूर किया जाए। इससे हमारा और हमारे मुल्क का नुकसान यह है कि यकसा सिविल कोड में तजाद है। दस्तूर का आर्टिकल बताता है कि बुनियादी हुकूक की दफ़ा 25 और दफ़ा 19 में तब्दीली नहीं की जाएगी, तो फिर यकसा सिविल कोड कैसे आएगा। इसके साथ साथ कई रियासतें ऐसी हैं जिन्हें खुसूसी आईनी हैसियत हासिल है। मिसाल के तौर पर नागालैंड में पार्लियामान कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे उनके मजहबी अक़दार, सकाफत या ज़मीन की खरीदो फरोख्त मुतासिर हो। वहाँ पार्लियामान कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता, अगर बना भी दे तो वहाँ वो कानून नाफिज नहीं हो सकता। अगर हुकूमत ज़बरदस्ती कानून नाफिज करती है तो फिर मुल्क के तमाम शहरियों को नागा, मीज़ो या सिक्किम वालों के लिए खड़ा होना पड़ेगा और हुकूमत को यह बताना पड़ेगा कि आप इस तरह मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। मणिपुर पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी के जरिए रोके जाने के एक दिन बाद कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने गुज़िश्ता रोज यानी जुमा को बिष्णुपुर जिला के मोएरांग में राहत कैंपों का दौरा किया। यहां उन्होंने नस्ली तशद्दुद से मुतासिर लोगों से मुलाकात की। मणिपुर रियासती कांग्रेस के सदर केशम मेघचंद्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से मोएरांग गए और इम्फाल लौटकर यकसा नजरिया वाली 10 पार्टियों के रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी इदारों के अराकीन से मुलाकात की। जुमेरात को अपनी आमद पर सीनियर कांग्रेस रहनुमा ने इम्फाल मगरिब जिला और चराचंदपुर में राहत कैंपों का दौरा किया था, जहां नकल मकानी करने वाले लोगों ने पनाह ली है। नस्ली तशद्दुद में कम से कम 12 लोग मारे गए हैं और 400 से जायद जख्मी हुए हैं। 3 मई को शुरू हुए नस्ली तशद्दुद में बड़ी तादाद में मिल्कियतें, घर, गाड़ियां और अहम इमारतें तबाह हो गई हैं। कबल अजी कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम सरकर्दा कांग्रेस रहनुमाओं ने मणिपुर पुलिस के जरिए जुमेरात को की गई कार्रवाई की मजम्मत की है। कांग्रेस रहनुमाओं ने इल्जाम लगाया है कि वजीर आला एन बीरेन सिंह की हिदायत पर मणिपुर पुलिस ने राहुल गांधी को बिष्णुपुर जिला का दौरा करने से रोक दिया था। भारत इंटरनेट शटडाउन करने या इंटरनेट खिदमात मुअत्तल करने के मामले में दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर है। इसकी जानकारी इसी साल मार्च में एक्सेस नाउ और कीप इट ऑन कोलिशन ने अपनी रिपोर्ट में दी है। भारत में इंटरनेट शटडाउन की शुरुआत 2016 में हुई थी। अब नेट लॉस ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि 2023 की पहली 6 माही में भारत में इंटरनेट बंद होने से $1.9 बिलियन यानी तकरीबन 15,590 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस मुद्दत में मणिपुर और पंजाब में सबसे ज्यादा इंटरनेट बंद रहा है। नेट लॉस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शटडाउन के सबब गैर मुल्की सरमायाकारी में तकरीबन $118 मिलियन यानी तकरीबन 968 करोड़ रुपए का नुकसान और 21,000 से ज्यादा मुलाजिमतें चली गईं। यानी 6 महीने में सिर्फ इंटरनेट बंद होने के सबब 21,000 लोगों ने मुलाजिमत गंवाई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकूमतें अक्सर ये मान बैठती हैं कि इंटरनेट शटडाउन से अमन बना रहेगा, गलत इत्तलात की तशहीर रुक जाएगी या साइबर सिक्योरिटी खतरात से होने वाला नुकसान कम हो जाएगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। इंटरनेट शटडाउन माशी सरगर्मियों के लिए बेहद तबाहकुन है। मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमतें अवामी निज़ाम बरकरार रखने के लिए इंटरनेट शटडाउन को एक असलहा की शक्ल में इस्तेमाल करती है। भारत में शटडाउन का रिकॉर्ड टूट गया है। पूरी दुनिया में गुज़िश्ता 6 माह में इंटरनेट शटडाउन करने के मामले में भारत सबसे आगे है। भारत में 2021 में 1157 घंटे इंटरनेट बंद रहा, जिससे $582.8 मिलियन यानी तकरीबन 4300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में सिर्फ जम्मू और कश्मीर में 49 बार इंटरनेट बंद किया गया, जिसमें 16 मरतबा लगातार इंटरनेट बंद किया गया, जो कि जनवरी से लेकर फरवरी 2022 के दरमियान हुआ। जम्मू और कश्मीर के बाद राजस्थान दूसरे नंबर पर था, जहां एक साल में 12 बार इंटरनेट बंद किया गया। तीसरे नंबर पर मगरबी बंगाल था, जहां 7 बार इंटरनेट खिदमात मुअत्तल किए गए। काबिल जिक्र है कि 2021 में पूरी दुनिया में मजमूई तौर पर 30,000 घंटे इंटरनेट बंद हुआ था, जिससे $5.45 बिलियन यानी तकरीबन 40,300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। जिन ममालिक को इस शटडाउन से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, इस लिस्ट में भारत तीसरे नंबर पर था। DW की रिपोर्ट बताती है कि
मीना कोतवाल का ताल्लुक मेहनतकश खानदान से है। वो भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली के एक दलित महल्ले में पली बढ़ी हैं। सहाफ़ी बनने के बाद उन्होंने ज़राए इब्लाग के कई बड़े इदारों के लिए काम किया। ताहम एक नौजवान सहाफ़ी के तौर पर उनके तजर्बात ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि इस मीडिया में भारतीय मुआशरे के एक बड़े हिस्से को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने DW को बताया कि उन्होंने मरकजी धारे के भारतीय न्यूज़ रूम्स में अपनी दलित शनाख्त के बोझ को महसूस किया, जहां जात पात का अंधापन मामूल की बात है। इसी तफरीक ने उन्हें अपना मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू करने पर मजबूर किया, जो भारत के इस मुआशरे की खबरों पर तवज्जो देता है जो जात पात के सबब हाशिए पर हैं। सन 2019 में कोतवाल ने मूक नायक के नाम से एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसका मतलब होता है बेआवाज़ों का लीडर। भारत के मुतनव्वे समाजी तबकात से आने वाले 14 सहाफ़ियों पर मुश्तमिल इस प्लेटफॉर्म से कोतवाल का मकसद दलितों और दीगर पसमानदा तबकात की कहानियों को उजागर करना है। ऐसी कहानियां जो उमूमन मरकजी धारे के मीडिया में रिपोर्ट नहीं की जाती हैं। प्लेटफॉर्म का नाम भारतीय आइन के मेवार BR अम्बेडकर से मुतासिर होकर रखा गया है। कोतवाल अपना न्यूज़ रूम इन आतियात के जरिए चलाती हैं जो उन्हें क्राउड फंडिंग से मिलते हैं। हाल ही में उन्हें गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव से भी फंडिंग हासिल हुई है। हिंदुओं का जात पात का निज़ाम हज़ारों बरस पुराना है और तकरीबन 300 मिलियन दलितों को आज भी निचले दर्जे का शहरी समझा जाता है। नाम नेहाद आला ज़ातें दलितों के लिए अछूत जैसी तौहीन आमेज़ इस्तिलाहात इस्तेमाल करती हैं, जबकि भारतीय आइन में अछूत के रिवाज को ममनू और गैर कानूनी करार दिया गया है। ताहम दलित अब भी जात पात की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद का शिकार हैं। अक्टूबर 2022 में ऑक्सफैम और भारतीय डिजिटल न्यूज़ आउटलेट न्यूज़ लाउंड्री की एक मुश्तरका रिपोर्ट में भारतीय न्यूज़ रूम्स में दलितों की गैर मुतनासिब नुमाइंदगी का इंकशाफ किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक सन 2019 में भारत के तकरीबन 88% सहाफ़ी ऊंची जात से ताल्लुक़ रखते थे। आज भी इस सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई है। टमाटर की बढ़ती कीमतों के दरमियान मरकजी हुकूमत एक बार फिर अपोजिशन के निशाने पर है। महंगाई के मामले पर अपोजिशन ने मोदी हुकूमत को घेरने की तैयारियां कर ली है। इस दौरान कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी महंगाई के असरात का जिक्र करते हुए एक ट्वीट में हुकूमत को निशाना बनाया। खड़गे ने कहा कि पिछले 9 सालों से अवाम सिर्फ महंगाई की आग में जल रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत के वज़रा रोज़ाना महंगाई के बहाने बनाते हैं। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया कि बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। नतीजा यह है कि गुज़िश्ता 9 साल से अवाम की प्लेट सिर्फ महंगाई की आग में जल रही है। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कोई कमी नहीं हुई है और बीजेपी की लूटमार आवाम की कमाई पर हावी है। मोदी जी के वज़रा महंगाई के हवाले से रोज़ाना नित नए बहाने बनाते हैं और आवाम की खाली प्लेट में झूठ और प्रोपेगेंडा परोसते हैं। खड़गे ने अपने ट्वीट में मजीद कहा कि इकोसिस्टम के कुछ चौकीदार हमें यहाँ तक गिनवाते हैं कि महंगाई हमारे लिए कितनी अच्छी है। मोदी जी ने कुछ सोच कर ही किया होगा। ऐसे लेक्चर से आवाम को गुमराह करते हैं, लेकिन अब लोग बाशऊर हो रहे हैं। आवाम जान चुकी है कि महंगाई की असल सरपरस्त सिर्फ मोदी सरकार है। गुज़िश्ता चंद दिनों से तकरीबन हर सब्जी में इस्तेमाल होने वाले टमाटर की कीमत 100 रुपये से तजावुज़ कर गई है। कई शहरों में टमाटर 120 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम महंगाई की जद में है। टमाटर के अलावा दीगर कई चीज़ों की कीमतों में इजाफे से आवाम का बजट भी बिगड़ गया है। तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान, ईरान, इराक और मिस्र समेत दुनिया के कई मुस्लिम ममालिक ने स्टॉकहोल्म में कुरान के औराक नजर आतिश करने के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने स्वीडन में रूनुमा होने वाले इस वाक़े पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि आज़ादी इजहार और एहतजाज की इजाज़त के बहाने से तशद्दुद पर उकसाने वाले अमल को किसी भी तरह से जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। इस्लामाबाद की तरफ से जारी बयान के मुताबिक आलमी कवानीन के तहत यह हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मजहबी मुनाफरत को हवा देने वाले पुरतशद्दुद इक़दामात के तदारुक के लिए इक़दाम करे। मराकश और उर्दून महज इस वाक़े की मजम्मत तक के महदूद नहीं रहे, बल्कि सख्त रद्द-ए-अमल के तौर पर दोनों ने स्वीडन में मौजूद अपने सफ़ीरों को भी वापस बुला लिया। सऊदी अरब की वजारत खारजा ने भी इस वाक़े की मजम्मत की और कहा कि नफरत अंगेज़ और बार बार दोहराए जाने वाले ऐसे इक़दाम को किसी भी जवाज़ के साथ कबूल नहीं किया जा सकता। मिस्र ने अपने एक बयान में कहा कि यह अमल शर्मनाक था और ख़ास तौर पर चूँकि ये ईद उल अज़हा के मौके पर किया गया। काहिरा की वजारत खारजा ने यूरोप में कुरान की जिल्द जलाने के बार बार होने वाले वाक़यात पर भी तशवीश का इजहार किया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान नासिर किनानी ने इस वाक़े को इश्तिआल अंगेज़, गैर संजीदा और नाकाबिल कबूल करार दिया। उनका कहना था कि ईरानी हुकूमत और अवाम इस तरह की तौहीन बर्दाश्त नहीं करते और इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। तुर्की की वजारत खारजा ने पहले ही इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की थी, जबकि जुमेरात के रोज़ तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसके लिए स्वीडन पर तनकीद की। उन्होंने टीवी पर नशर होने वाले अपने बयान में कहा कि हम आखिरकार मुतकब्बिर मगरिबियों को ये सिखाएंगे कि मुसलमानों की तौहीन करना आज़ादी फ़िक्र नहीं होती।
स्टॉकहोल्म में मस्जिद के बाहर कुरान पाक को नजर आतिश किए जाने के बाद सैकड़ों इराकियों ने बगदाद में स्वीडन के सफारत खाने के बाहर मुजाहिरा किया और फिर इमारत पर धावा बोल दिया। खबर रसा एजेंसी AFP के मुताबिक जुमेरात को शिया रहनुमा मुक्तदा सदर के हामियों का एक हुजूम तकरीबन 15 मिनट तक सफारत खाने के कंपाउंड के अंदर नारेबाजी करता रहा और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती के बाद मुजाहिरीन को वहां से निकाला गया। आपको याद दिला दूं कि स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोल्म की मरकजी मस्जिद के बाहर खड़े होकर एक शख्स ने कुरान को नजर आतिश किया था। यह वाकया 28 जून बरोज़ बुध उस वक्त रूनुमा हुआ जब मुसलमानों ने ईद उल अज़हा के अपने त्यौहार को मनाने का आगाज किया। अदालत से इजाज़त मिलने के बाद कुरान के सफ़ात को नजर आतिश किया गया था और अदालत से इसकी इजाज़त 30 साल एक इराक़ी मुहाजिर ने ली थी। वो स्वीडन में कुरान पर पाबंदी का मुतालबा कर रहा है। नमक के जर्रे से भी छोटा माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाने वाला हैंडबैग एक नीलामी में $63,750 में फरोख्त हो गया। इस नन्हे बैग को देखने के लिए ऐसी खुसूसी खुर्दबीन की जरूरत पड़ती है जिसकी पैमाइश सिर्फ नमक के जर्रात से भी छोटी है। आर्ट का यह बेहतरीन शाहकार न्यूयॉर्क में फनपारों के मारूफ आर्ट ग्रुप मिसचिफ की मिल्कियत था, जो अपने फनपारों की नीलामी भी करते हैं। नीलामी घर के मुताबिक इस फनपारे का हजम इतना छोटा है जिसे सुई की सुराख से बआसानी गुजारा जा सकता है। जब भी इस मुख्तसर तरीन पर्स को देखने के लिए आपको एक खुर्दबीन की जरूरत पड़ती है। मिसचिफ आर्ट ग्रुप अजीबोगरीब डिजाइनर पर मबनी फनपारों के बाइस मशहूर है। साइंस और नेचर की मैगजीन स्मिथसोनियन की रिपोर्ट के मुताबिक जब इस नन्हे बैग को बनाया जा रहा था तो ब्रांड की तरफ से जायजा लेने के लिए भेजे गए कुछ छोटे बैग के नमूने इतने छोटे थे कि वो आर्ट ग्रुप की टीम से खो गए। ताहम इस नायाब आर्ट पीस का खो जाना नए बैग के मालिक के लिए परेशानी का बायस नहीं होना चाहिए, क्योंकि खरीदारी में डिजिटल डिस्प्ले के साथ एक खुर्दबीन भी शामिल थी। आपको याद दिला दूं कि मिसचिफ के खिलाफ 2021 में जूते और स्पोर्ट्स का सामान बनाने वाले बैनुल अक़वामी ब्रांड नाइकी ने इंसानी खून वाले जूतों के फरोख्त का मुकदमा जीता था। नाइकी का मौक़िफ़ था कि इसके जुमले हुकूक चोरी हुए हैं। कंपनी ने न्यूयॉर्क की एक अदालत में इन जूतों के खिलाफ मुकदमा दायर किया था और साथ ही अदालत ने इन जूतों की फरोख्त को रोकने की भी दरखास्त की थी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 बिलियन का स्टॉक लेवल का स्टैंड बाई मुआहदा तय पा गया है। IMF की तरफ से जारी करदा प्रेस रिलीज में बताया गया है कि मिशन का पाकिस्तान के साथ $3 बिलियन का स्टाफ लेवल का मुआहदा तय पाया है। इस मुआहदे की मंजूरी अभी IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से होनी है। प्रेस रिलीज के मुताबिक IMF बोर्ड की तरफ से इस मुआहदे की मंजूरी जुलाई के वस्त में दिए जाने का इम्कान है। IMF के मुताबिक स्टैंड बाई अरेंजमेंट्स पाकिस्तानी हुक्काम को हालिया बैरूनी दबाव की शिकार मईशत को इस्तेहकाम की तरफ ले जाने में मदद देगा। मिशन के मुताबिक यह मुआहदा माइक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम को बरकरार रखने और कसीर जहती और दो तरफा शराकतदारों से फाइनेंसिंग के लिए एक फ्रेमवर्क फराहम करने के लिए हुक्काम की फौरी कोशिशों की हिमायत करेगा। आलमी बैंक ने बेघर लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने और अवामी वसाइल के अखराजात की शफाफियत और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए जापान के जरिए यूक्रेन के लिए गारंटी शुदा $1.5 अरब के कर्ज को मंजूरी दे दी है। आलमी बैंक ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा कि वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने आज $1.5 अरब यूक्रेन रिलीफ एंड रिकवरी डेवलपमेंट पॉलिसी लोन यानी DPL की मंजूरी दे दी। कर्ज की जमानत हुकूमत जापान ने एडवांसिंग नीड्स क्रेडिट एनहांसमेंट फॉर यूक्रेन ट्रस्ट फंड यानी एडवांस यूक्रेन के तहत दी है और यह 2023 में यूक्रेन की माली ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बैनुल अक़वामी इमदादी पैकेज का एक लाजमी हिस्सा है। आपको याद दिला दूं कि रूसी हमले के बाद यूक्रेन की मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई है और इसको कर्ज की अशद ज़रूरत है। आलमी बैंक के इस इक़दाम से यूक्रेन को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। यूक्रेन में हमले के बाद हुए बेघर अफराद की इस कर्ज से काफ़ी मदद मिलेगी। आज़ाद कमीशन बराए मसावात ने इंग्लैंड में क्रिकेट में पाई जाने वाली नस्ल परस्ती और सिनफी तासुफ के मुतालिक 317 सफ़ात पर मुश्तमिल अपनी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड में क्रिकेट में नस्ल परस्ती, सिनफी तासुफ और ऊंच नीच पर मबनी तफरीक दाखिल हो चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंग्लैंड क्रिकेट में खवातीन के साथ दूसरे दर्जे का शहरी जैसा सलूक किया जाता है और अब रियासती स्कूलों में शाज़ व नादिर ही कोई क्रिकेट को मुतबादिल के तौर पर मुंतखब करता है। रिपोर्ट की इशाअत के बाद इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रिचर्ड थॉम्सन ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के बाद अब हमें जाग जाना चाहिए। फिक्र नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़श्ता पेशकश में MT कासमी, मोहम्मद आसिफ, मुतीउल्लाह शेख, अली अकबर, नसीम अहमद, राबिया बिसरी, मुश्ताक शेख, नूरुद्दीन और अबाबिल साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फिक्र नज़र। शुक्रिया।